स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। अभी हमने कौन सी स्थिति देखी थी? अक्षीय, जिसमें हमारे डाइपोल जो थे द्विध्रुव यहाँ रखे थे और एक सीधी रेखा में, उसी की सीधी रेखा में हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब निरक्षीय देखना है, तो निरक्षीय के लिए क्या होता है, डाइपोल यहीं रखे रहेंगे, ये -q + q ये रखा है, और इसके यहाँ सीध में, यहाँ इस पॉइंट पर हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये हो जाता है निरक्षीय, मतलब जो अक्ष पर ना हो, ऊपर नीचे यहाँ पर हो। तो जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली, मतलब वैद्युत द्विध्रुव ये है, इसका केंद्र ये बीच में O, इसको O पॉइंट मानते हैं हम, और इसकी दूरी कितनी होती है 2a। तो इस वाले बिंदु से, केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित होता है, ये लंबवत कहलाता है। जब बिल्कुल सीधी ऐसा एंगल आए 90 डिग्री का, तो ये कहलाता है लंबवत। लंबवत रेखा पर स्थित होता है। इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब यहाँ ये पॉइंट हमने P मान लिया है कि इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है वो इसको इस साइड धकेलेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक Q0 होता है प्लस छोटा सा, तो ये इसको इस साइड पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा। और ये वाला क्या करेगा, ये माइनस है तो ये माइनस अपनी साइड खींचेगा। वही होता है, क्योंकि प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित, माइनस माइनस करता है प्रतिकर्षित, प्लस माइनस आकर्षित, और माइनस प्लस आकर्षित। तो ये माइनस प्लस है तो आकर्षित कर रहा है, तो अपनी साइड खींचेगा, और ये प्लस प्लस है, ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये उसको ऊपर की साइड धक्का मारेगा। अब क्या होगा कि जो अब इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। और तो जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बनेगी, वो बनेगी बीच में, ना तो भी यहाँ होगी ना तो भी यहाँ होगी, और वो आएगी यहाँ पर। तो इसको हम मान लेते हैं E1, ये वाली हम मान लेते हैं E2, और इन दोनों की परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बीच में E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E यहाँ बीच में होगी, और ये एंगल बनना आता है थीटा यहाँ से, और ये वाला भी, और ये वाला थीटा बनाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी होगी r। O से P के बीच की दूरी r है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB ये है, जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के लंबाधिक पर बिंदु P है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें इस P पॉइंट पर निकालनी है तीव्रता क्या होगी। बिंदु A पर स्थित Q+, मतलब जो +q आवेश है, उसके कारण बिंदु P पर तीव्रता जो हमने E1 मानी है, जो कि यहाँ पर धक्का मार रही है E1, तो ये कितनी होगी, क्योंकि ये प्रतिकर्षित कर रही है, तो ये हो जाएगी E = 1/4πε0 Q/AP। AP मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, ये A ये P। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये तो हमें देख के ही नहीं रखी है, ठीक है, तो हम ये निकालेंगे। और माइनस वाले के लिए क्या हो जाएगी, ये माइनस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पर, तो ये लगाएगा 1/4πε0 Q/BP²। अब अगर देखा जाए तो बिंदु जो है वो तो बिल्कुल बीच में है, तो AP और BP तो बराबर ही होंगे, तो हम निकालते हैं कि AP क्या है। अगर AP निकल आया तो BP भी निकल आएगा। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, जो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लग रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लग रही है, तो परिणामी बीच में लगेगी E। ये E1 है, ये E2 है, और दोनों में क्या है, थीटा थीटा एंगल बन रही हैं, तो हम उसको लिखेंगे E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये लिख लिया, क्योंकि ये दोनों थीटा थीटा एंगल बन रही है। अब एक और चीज़ है, ये भी देख लो कि cos थीटा कैसे आता है। जब भी हम एंगल के साथ, अगर एक होता है जहाँ पर कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल बन गया पूरा का पूरा। अब अगर कोई बीच में आ रही है लाइन, बीच में, जैसे कि यहाँ पर ये बीच में आई है, ठीक है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री बन रहे हैं,
लेकिन ये जो लाइन है ये बीच में आ रही है। तो ये लाइन क्या थीटा के साथ है? अगर ये थीटा के साथ है तो हम इसको कॉस थीटा लिख देंगे, और अगर ये लाइन थीटा के साथ नहीं है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको हम साइन थीटा लिखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ देखो दोनों साइड थीटा थीटा है, इसलिए यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आया है। ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब क्या करेंगे, E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर हैं, तो हम इसको लिख देंगे। बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, दोनों की दूरी उस पॉइंट से बराबर है, इसलिए दोनों भी बराबर हो जाएंगी। तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगी। यहाँ पर E2 की जगह भी E1 लिख दो, तो ये हो गया 2E1 cos थीटा। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 3 जो है इसमें हम मान रख देंगे, किसका, cos थीटा का, cos थीटा E1 का। जो शुरुआत में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी वो क्या है, 1/4πε0 Q/AP²। अब हमें निकालना है ये AP क्या है। तो सबसे पहले एंगल देख लेते हैं, ये बना एंगल पूरा, ये हमें दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी हमने देखा था, ये R है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, और ये R है, और ये स्मॉल a है, क्योंकि दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2a। तो आधी ले ली तो कितनी हो गई, a। तो यहाँ OA क्या है, ये लगा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय पड़ी है, ये वही लगी है यहाँ पर। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर PA है, तो PA का वर्ग बराबर OA का वर्ग। OA कहाँ है, ये ले लिया आधार, और OP ये है लंब है, तो लंब का वर्ग। अब यहाँ पर PA हमें निकालना है, और आधार कितना है, आधार A है, तो A² हो गया। लंब कितना है, R है, तो R² हो गया। तो AP की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट हो गया, अंडर रूट A² प्लस R²। अब हमें निकालना है AP तो आ गया, अब और क्या चीज़ निकाल सकते हैं, cos थीटा भी निकालना है। तो ये cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला पता है तुम लोग को, cos थीटा बराबर क्या होता है, एक ट्रिक है, लाल बटे का। अब यहाँ अगर L/K है तो ये साइन लिखते हैं, A/K है तो इसको cos लिखते हैं, और L/A है तो इसको हम लिखते हैं tan। तो हम A/K इसको लिखते हैं cos, A/K cos, मतलब ये A से हो जाता है आधार, K से होता है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, OA, कर्ण क्या है, AP, दोनों की हमने वैल्यू रख दी, तो हमारा cos थीटा भी आ गया। अब पूरे वैल्यू उठा के हम फॉर्मूले में वापस रख देंगे। तो देखो क्या क्या रख दिया, AP की वैल्यू रख दी और cos थीटा की वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 2QA तीनों का गुणा हो गया, ये आ गए 1/4πε0। यहाँ पर क्या है, ये इसका स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, लेकिन अंदर देखो, अंदर दोनों जगह सेम चीज़ें हैं, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो A² प्लस R², एक जगह है 1/2 की पावर और एक जगह है 2 अब यहाँ देखो अंडर रूट भी है साथ में स्क्वायर भी है, तो जब दोनों चीज़ें ऐसी हों तो कैंसिल कर देती हूँ एक दूसरे को। कैसे कर देती हैं, क्योंकि अंडर रूट की में पावर होती 1/2 की और स्क्वायर में होती पावर 2 की, तो यहाँ कैंसिल हो जाता तो बचता है 1। तो यहाँ से आ गया 1। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 3/2 की पावर, तो यहाँ पर यही 3/2 की पावर आ गई। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अभी लेकिन अब 2QA क्या होता है, 2QA को हम P लिखते हैं, P होता है डाइपोल द्विध्रुव के लिए फॉर्मूला 2QA, तो यहाँ पर हमने इसको P लिख दिया। फिर हमने P की वैल्यू भी रख दी, यहाँ पर ये रख दी है। अब कहा कि क्योंकि A जो है बहुत 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 ज़्यादा छोटा है किससे, R से, R जो है बीच की दूरी थी यहाँ पर, और डाइपोल जो थे हमारे यहाँ रखे हैं, तो ये A है। अब देखो A जो है छोटा है, मतलब ये तो 2A है, तो A तो और भी छोटा होगा, A तो आधा आधा है, एक A ये था, एक A ये था, तो A की तुलना में R बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर A² तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो A² को यहाँ से हटा देंगे। तो हटाने पर क्या बचेगा, सिर्फ R² रख लो, तो R² के ऊपर पावर हो गई 3/2 की।
अब यहाँ पर भी 2 की पावर है और यहाँ पर भी 2 की पावर, तो कट जाएगा ये 2 से 2, बचा 3 की पावर। तो कितना आ गया 1/4 पी ऊपर है ही अपॉन में RQ। और अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर लगा देंगे, ई पर लगा देंगे, पी पर लगा देंगे। बस ये आ गई हमारे पास निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अक्षीय और निरक्षीय ये दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो पहला है, इस स्थिति में बिंदु बढ़ाएगा द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ, अक्ष को ही बढ़ा रहे थे तो यहाँ पी पॉइंट पर हमने निकाल ली थी कि यहाँ पर कितनी होगी। निरक्षीय में क्या होता है, लंब समद्विभाजित, मतलब यहाँ लंब डाला फिर यहाँ इस पॉइंट पर निकाली थी। ठीक है, यहाँ हमारे +q -q आ गए थे, यहाँ पर हमारा +q -q यहाँ पर आ गया था। इस पॉइंट पर हमने निकाली थी, एक बार इस पॉइंट पर निकाली थी। तो ये हो गया निरक्षीय के लिए, ये हो गया अक्षीय के लिए। दूसरा क्या बोलते हैं, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तुलना में दोगुना होता है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्षीय की आई है उसकी डबल आई है अक्षीय वाली। तो लोग फॉर्मूले में देखना उसमें अलग से 2 का गुणा है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/4 P/RQ। और हम अक्षीय में और देख लेते हैं, अक्षीय में क्या है 2 होगा। ठीक है, कहाँ गया अक्षीय, ये देखो अक्षीय में 2 और आ रहा है एक्स्ट्रा, अक्षीय में 2 आ रहा है और निरक्षीय में ये 2 नहीं आ रहा। मतलब अक्षीय क्या है, अक्षीय इसकी डबल है, किसकी, निरक्षीय की। इसमें क्या है कि इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर अक्षीय स्थिति की तुलना में आधा होता है। उसी को उल्टा करके यहाँ इन्होंने बोल दिया कि आधा होता है और ये डबल होता है। तीसरा है कि इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष की अनुदिश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा में होती है। वैद्युत द्विध्रुव मतलब ये बोल क्या रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव हैं वो उन्हीं की दिशा में होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। और इसमें क्या बताया गया है कि इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो दिशा हमने निकाली थी वो वैद्युत अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है। अब देखो निरक्षीय में कहाँ आई थी, निरक्षीय हमने यहाँ लिया था, पॉइंट हमने यहाँ लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल समांतर आई थी हमारे द्विध्रुव के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ आई थी, यहाँ पर भी आई थी लेकिन जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसकी दिशा में आई थी और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में आई थी। और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये लग रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखो ये ई बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में जा रहा है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने द्विध्रुव रख दिया, ये रखा है, ये रखा है, यहाँ -q रखा है, यहाँ +q रख दिया। तो अब क्या होगा कि जिस दिशा में हमारा, देखो तिरछा रखा है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, डाइपोल जो है वो तिरछा रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी लग रही है। तो वो क्या करेगी कि धीमे धीमे हमारे डाइपोल को घुमाकर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। कैसे होगा, क्योंकि ये जो है जो +q है वो मुड़ के इसी साइड आएगा सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और ये -q ये इस साइड से आएगा। तो ये क्या करेगा, ये घुमा के डाइपोल को सीधा कर देगा। तो इसी को हम कहते हैं आघूर्ण। तो घूर्ण मतलब घूमना, तो आघूर्ण मतलब ये इसको घुमा रहा है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, दिख क्या वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से निर्मित है।
और द्विध्रुव की लंबाई क्या है 2a, यहाँ पर भी 2a लंबा होगा। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E पर रखा हुआ है। E कहाँ है, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र E इनमें रखा है। विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु A पर, बिंदु A कहाँ है, ये वाला ऊपर वाला बिंदु A पर प्लस QE और B पर माइनस QE बल लगा रहा है। अब बल QE कहाँ से आ गया, तो हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो प्लस Q चार्ज है, तो प्लस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रही है, तो ये बल आ जाएगा, इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला कि एक बल लो और गुणा कर दो दोनों बलों के बीच की दूरी का। इसको हम कहते हैं टाउ, जो ऐसा लिखा रहता है टाउ। ठीक है, ये बोला जाता है। तो यहाँ क्या आ गया QE, देखो एक बल लग रहा है QE और दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है AC। अब क्या होगा, तो अब त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कहाँ से बन गया, क्योंकि तो हमारा ये ऐसा रखा है द्विध्रुव, द्विध्रुव ऐसा रखा है, ये माइनस Q ये प्लस Q, और यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऐसी लग रही है, तो यहाँ पर इनने मान लिया कि ये C है, तो ये ABC त्रिभुज जैसा बन गया। अब एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है थीटा, इसके साथ नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब है AC और कर्ण क्या है AB, तो AC अपॉन AB, AB की वैल्यू क्या है 2a दे के रखी है, पता ही है हमें द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2a होती है। अब AC की वैल्यू निकाल लो, AC बराबर क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, तो हमारा टाउ कितना आ जाएगा, टाउ आ जाएगा 2a साइन थीटा इंटू QE। QE कहाँ पर है, QE है बल, पहले से मैंने लिखा था बल इंटू बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमें यहाँ से निकालनी पड़ गई। निकालने के लिए हमने साइन थीटा का यूज़ कर लिया, साइन थीटा से हमने AC निकाल ली। अब AC की जो वैल्यू आई थी वो इसमें टाउ में उठा के फिर से रख दी, तो ये रख दी टाउ में। अब इसमें और क्या हो सकता है, तो देखो 2AQ पता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं P, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये वाला फॉर्मूला, तो P हमने उठा के रख दिया, तो ये हो गया PE साइन थीटा। टाउ, तो टाउ कितना होता है, टाउ होता है PE साइन थीटा। अब अगर इसको हम सदिश के रूप में लिखेंगे, तो सदिश में लिखा जाता है P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो ये हम इसको टाउ वेक्टर को लिखते हैं ऐसा। कहाँ से आया ये वाला फॉर्मूला, तो क्योंकि जो हम वेक्टर पढ़ते हैं उसमें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है AB साइन थीटा, तो हमारे पास पहले से लिखा है PE साइन थीटा, मतलब ये P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। तो ये ऐसा इसको हमने सदिश में बांट लिया। अब इसमें कुछ स्थितियाँ भी होती हैं कि हमारा अगर डाइपोल मान लो सीधे ही रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिल्कुल एंगल पे नहीं रखा, फिर क्या होगा, या फिर हमारा डाइपोल उल्टा रखा है, उल्टा मतलब जैसे कि यहाँ पर माइनस, अभी देखो पहले सीधा रखा मतलब माइनस Q और प्लस Q ऐसा रखा है। उल्टा रखा है का मतलब ये होता है जैसे प्लस Q यहाँ रख दिया माइनस Q यहाँ रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है। तो ये वाली कंडीशन से देख लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो पहली कंडीशन है जब 0 डिग्री पर रखा हो, मतलब बिल्कुल सीधा रखा हो, जहाँ पर साइन थीटा क्या होगा 0 डिग्री, मतलब साइन थीटा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई QE 2a साइन 0 डिग्री, तो 0 साइन 0 0, तो सब कुछ कर देगा 0, 0 का गुणा सब में करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारा आ गया कि अगर थीटा 0 डिग्री पर है तब द्विध्रुव संतुलित अवस्था में होगा, मतलब उसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई टाउ नहीं लगेगा, कोई आघूर्ण नहीं होगा, मतलब वो घूमेगा ही नहीं, तो वो जैसा रखा है वैसा रखा रहेगा।
अगर वो सीधी रेखा में है। एक बार हम बना के दिखाते कैसी सीधी रेखा में, ठीक है। तो ये देखो, ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अभी हम क्या रख रहे थे, डाइपोल को तिरछा रख रहे थे, ठीक है। अब हमने इसको ऐसा रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी लग रही है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल सीधा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर कोई टाउ नहीं लगेगा जो इसको घुमाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर अब सेकंड देख लेते हैं कि अब टाउ कैसा रखेंगे, मतलब डाइपोल को अब किस तरह से रखना है। सेकंड है, अब अगर हम डाइपोल को रखते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री मतलब क्या है, अब ये डाइपोल उठा के हमने रख दिया है ऐसा, ठीक है। इसका माइनस क्यू यहाँ, प्लस क्यू यहाँ है, इस तरह रख दिया। तो अब क्या इस पर टॉर्क लगेगा, ये टाउ लगेगा, आघूर्ण लगेगा क्या, देखते हैं। अब 90 डिग्री को उठा के हमने कहाँ रख दिया, साइन थीटा में। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, तो वैल्यू रखो 1 की, तो बचाया हमारे पास QE2A। और Q2A क्या होता है, PE होता है, तो PE मतलब हमारा देखो इतना ज़्यादा आघूर्ण यहाँ पर लग रहा है, टाउ की वैल्यू PE आ गई, मतलब ये पक्का है कि इसको ये घुमा के सीधा कर देगा यहाँ से। अब इसके बाद है, ये हो गया हमारा कि आघूर्ण क्या है, किस तरह से वो काम करता है। फिर है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अभी हमने देखा था कि घूम रहा था तो उस पर आघूर्ण कितना लग रहा था। अब हमें देखना है कि जब वो आघूर्ण लग रहा है तो ये सब कुछ लगने में कितना कार्य करना पड़ेगा, किसको, वैद्युत द्विध्रुव, इसी द्विध्रुव को कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को नहीं, विद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना पड़ेगा इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए। तो माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा एंगल, देखो ये ई हो गई, ये ई के साथ थीटा एंगल पे रखा है, कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, PE साइन थीटा होता है, लिख लिया हमने। अब अन्य कोण डी थीटा घुमाने में, मतलब अगर मान लो कि अब इसके बाद अगर ये थोड़ा सा भी एंगल घूम रहा है, कितना एंगल, डी थीटा एंगल थोड़ा सा हमने घुमा दिया, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो थोड़ा से कार्य के लिए हम लिखेंगे, जब कोई भी चीज़ थोड़ी सी लिखनी है तो उसमें आगे डी लगा देते हैं। तो DW बराबर टाउ डी थीटा, ये होता है कार्य के लिए फॉर्मूला। तो थोड़ा सा एंगल घुमाने पर थोड़ा सा कार्य कितना किया गया है, तो हमें टाउ की वैल्यू पता है, टाउ की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो DW बराबर टाउ क्या है, PE साइन थीटा और इंटू डी थीटा। अब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा से थीटा 1 और थीटा से थीटा 2 कोण तक लाने में किया गया कार्य, अगर हम इसको थोड़ा सा और एंगल घुमाएं, थीटा से थीटा 1 और थीटा से थीटा 2 तक ले जाएं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो थोड़े से कार्य के लिए हमने DW लिया था, अब जब ज़्यादा कार्य करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया DW का, और जो ये PE साइन थीटा है इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट लगा दी। तो ये आ गया W बराबर PE बाहर, क्योंकि PE का तो कुछ होगा नहीं, इंटीग्रेशन तो बाहर, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का डी थीटा का, तो साइन थीटा डी थीटा लिख लिया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉस थीटा रख दिया और यहाँ लिमिट लगा दी थीटा 1 से थीटा 2। फिर क्या हुआ गया, PE और ये माइनस, अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, थीटा 2 है, लोअर लिमिट क्या है, थीटा 1 है। तो अपर लिमिट रख ली माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस फॉर्मूले वाला, और ये वाला माइनस इसका फिर से लगा माइनस कॉस थीटा 1। फिर क्या करा, PE कॉस थीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने पहले इसको आगे रख लिया कॉस थीटा 1 और ये वाले माइनस को पीछे ले गए, माइनस कॉस थीटा 2।
अब यही किए गए कार्य के लिए व्यंजक है, ये जो है यही हमारा फॉर्मूला है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब द्विध्रुव को थीटा 1 से, थीटा 1 अगर मान लो थीटा 1 0 है और 0 से हम उसको, 0 मतलब देखो बताते हैं, 0 मतलब क्या है कि एंगल अभी बिल्कुल डाइपोल हमारा सीधा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्हें ये बोला है कि थीटा अगर 0 से हम उसको थीटा तक ले जा रहे हैं, मतलब 0 से हम इसको घुमा के खुद ऐसा तिरछा कर रहे हैं, तिरछा कर रहे हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, फॉर्मूले में रख देंगे थीटा 1 की जगह 0, थीटा 2 की जगह थीटा, तो कार्य करना पड़ेगा W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला है, तो ये दो फॉर्मूले इसके होते हैं। तो ये हमारा वर्क आ गया है कि वर्क हो जाता है पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें इसके बाद निकालना कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान विद्युत क्षेत्र वही, एक समान विद्युत क्षेत्र बोला जाए मतलब सीधी सीधी लाइन है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें कहाँ वैद्युत द्विध्रुव रखा है, कहीं पर भी अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब उसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिर है वो तो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब माना पी वेक्टर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है वाला एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाए हुए रखा हुआ है, ये थीटा कोण बनाए रखा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण बना रहा है, तब उस पर बलयुग्म आघूर्ण कितना लगेगा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, टाउ बराबर कितना होता है पी ई साइन थीटा, तो इतना आघूर्ण लग रहा है। अब यदि विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा और हम कोण पर घुमा दें, कितने थोड़े से कोण मतलब डी थीटा पर घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा डी थीटा पर टाउ आ गया। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को अन्य कोण डी थीटा, थोड़े से डी थीटा पर घुमा रहे हैं तो कार्य कितना करना पड़ता है, ये भी अभी हमने निकाल के देखा था, डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, इंटीग्रेशन लगा दो, थीटा 1 टू थीटा 2, अब ये पी ई जो है, पी ई का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो ये बाहर आएगा, तो जाएगा पी ई इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो पी ई क्या हो गया पी ई, और यहाँ आ गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाई हमने थीटा 1 से थीटा 2, ये कर दिया। अब W बराबर क्या आ गया पी ई, यहाँ पर आ गया माइनस कॉस थीटा 2, और यहाँ पर आ गया माइनस इंटू माइनस कॉस थीटा 1, जैसे हमने पहले वर्क निकाला था बिल्कुल वैसे ही करना है, ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फिर लिखते हैं मानक स्थिति अब क्या आ गई है π/2, थीटा 1 बराबर π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। इसको कहाँ से कहाँ तक घुमाया होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं।
ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, π/2 से थीटा तक हम इसको घुमा रहे हैं। तो अभी ये हमारा डाइपोल बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है सीधा। तो अब जब ऐसा रखा है तो हमें सीधा रखने पर एंगल कितना बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री। इसी 90 डिग्री को हम कहते हैं π/2। ठीक है, अब 90 डिग्री से हमें थोड़ा सा एंगल आगे जाना है, मतलब हमें यहाँ कहीं अपना डाइपोल घुमा लेना है थीटा तक। तो थीटा तक अगर हम डाइपोल घुमा रहे हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो W बराबर PE और θ1 की जगह हमने रख दिया π/2, θ2 की जगह रख दिया थीटा। तो हमारे पास आ गया -PE cos थीटा। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी -PE cos थीटा। अब ये जो कार्य है इसी को फिर हम बोलेंगे कि ये हमारी स्थितिज ऊर्जा आ गई है, और स्थितिज ऊर्जा को हम दर्शाते हैं U से। तो ये हो गया -PE cos थीटा। तो ये वाले भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और पूरा सॉल्व करके आना चाहिए, आते हैं क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन पेपर में। अब इसमें भी कंडीशन है कि थीटा अगर 0 है तो क्या होगा, तो थीटा 0 रख दो यहाँ पर। 0 cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। तो आंसर आ गया -PE, मतलब बहुत ही न्यूनतम होगी, नेगेटिव में आ रही है। अगर थीटा 90 रखते तो क्या होगा, तो cos 90 होता है 0, तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल 0 होगी। मतलब अगर डाइपोल ऐसा रखा होगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, अगर डाइपोल ऐसा रखा होगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस में होगी। और अगर डाइपोल उल्टा, मतलब अभी हम कह रहे हैं डाइपोल ऐसा रखा है, ठीक है, और उल्टा मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब इसका पूरा घुमा के इस साइड रख दिया जाए, उल्टा ही रख दिया जाए घुमा के। तो घुमा के रखना मतलब होता है कि प्लस क्यू इस साइड ले आएँ और माइनस क्यू इस साइड ले आएँ। तो 180 डिग्री का एंगल बना लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो प्लस क्यू हो जाती है, और ये अधिकतम वैल्यू होती है क्योंकि cos 180 -1 होता है। तो ये अधिकतम हो गई, और न्यूनतम -PE हो गई, अधिकतम +PE हो गई, और बीच की कितनी 0 हो गई है। फिर उसके बाद है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्रीय रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे कि हमने माना, देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पृष्ठ हमारा कैसा है कि मान लो यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट रख दी है हमने। तो इस प्लेट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही हैं, अब तुम लोग देख के बताओ कितनी गुजर रही हैं इसमें से। देखो 1 2 3, मतलब कितनी लाइन निकली, 3, ठीक है। तो इतनी, मतलब ये इसका फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, ये हो जाता है फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई से, तो फाई बराबर ES। अब लेकिन यहाँ क्या है, डेल्टा फाई, ये डेल्टा कहलाता है, ठीक है। जब ऐसा निशान लगा होगा तो ये कहलाता है डेल्टा, और हम इसको बोलते हैं डेल, स्मॉल बोल देते हैं डेल। तो डेल फाई बराबर E डेल S। डेल S मतलब डेल, इसका मतलब होगा थोड़ा सा फ्लक्स। जैसे हम वहाँ पर D बोल रहे थे, DW मतलब थोड़ा सा कार्य, ऐसा यहाँ हम डेल्टा फाई बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा फ्लक्स। तो डेल फाई बराबर आ जाता है E डेल S। डेल S मतलब होता है छोटा सा पृष्ठ, ठीक है, थोड़े से पृष्ठ में से निकलने वाला फ्लक्स कितना है। तो डेल्टा S जो है, इसकी वैल्यू इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू, इसी को हम लिख सकते हैं E cos थीटा। E cos थीटा कहाँ से आया अभी है, यहाँ पर E नहीं आएगा, यहाँ DS आएगा, DS cos थीटा। अब सही है, तो डेल्टा फाई आ गया हमारे पास E cos थीटा DS, ठीक है, E cos थीटा DS। अब ये EDS जो है और जो cos थीटा है, तो cos थीटा को अगर हम हटा दें, कैसे हटेगा, क्योंकि फिर से अब तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है तो ये वेक्टर में है ये सब कुछ।
ए डॉट बी जब होता है तो उसकी वैल्यू आती है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी जब होता है तो इसकी वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉट हो रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब मतलब ये है अदिश, तो जब अदिश में गुणा होता है तो ए बी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया, ये देखो फॉर्मूला भी लिखा है, तो इसको हमने ई वेक्टर डॉट डेल एस लिख लिया। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इनने फॉर्मूले बताए हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तुम लोग ऐसे भी जान सकते हो वैद्युत फ्लक्स को, जैसे कि मानो हमने कूलर चालू करा, ठीक है, और हम कूलर रख दिया हमने किसी गेट के सामने। अब वो जो गेट है हमने जब बंद करा तो क्या होगा, कूलर की हवा आएगी अंदर कि नहीं आएगी, मतलब कुछ तो है जो कि वहाँ से उस गेट से आ रहा होता है। तो ऐसे ही समझ लो कि अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं वहाँ पर तो उसमें से कितनी लाइंस निकल रही हैं, तो ये इसकी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ है, लेकिन हम कब निकालते हैं, जब अगर हम कोई चीज़ उसके सामने रख देते हैं तो उसमें से उसकी कितनी लाइंस निकल रही हैं, तो वो हमें बताता है वैद्युत फ्लक्स। ऐसे ही बाद में हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो उसमें चुंबकीय लाइन निकलती है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है ई डी एस कॉस थीटा, तो इसमें हम 90 डिग्री रखेंगे तब क्या होगा, तो 90 डिग्री रखने पर 0 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। फिर थीटा 0 रखने पर क्या होगा, थीटा 0 रखने पर ई डी एस हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब ये 90 और 0 क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर 90 डिग्री, तो हमने कोई पृष्ठ रख दिया ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा बिछा के रखा है, ये कोई प्लेट रख दी है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो इसके आसपास से गुजर जाएंगी, लेकिन इसके पृष्ठ से नहीं गुजर पाएंगी। क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल सीधा रखा है। सीधा रखने से क्या हो रहा है, और एक बात और याद रखना, जो पृष्ठ है उसके लंबवत रेखा में हम लेते हैं, लंबवत ये है, ठीक है, पृष्ठ रखा है लंबवत, ये 90 डिग्री एंगल पर रखा है। तो अब क्या होगा कि इसलिए हमने यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री लिया है, पृष्ठ से लंबवत लेंगे तो 90 डिग्री। इसका मतलब ये है पृष्ठ बिल्कुल हमारा सीधा बिछा हुआ रखा है। तो अब इसमें से क्या है, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसमें से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को टच ही नहीं कर पा रहा तो फ्लक्स भी नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा 0। अब वहीं पर अगर हम एंगल 0 रख रहे हैं, अब एंगल 0 का मतलब क्या होगा, एंगल 0 का मतलब होगा कि हमने उसी पृष्ठ को उठाकर, एंगल 0 मतलब उस पृष्ठ को उठाकर हमने सीधा रख दिया है। वो प्लेट जो है वो हमने उठा के बिल्कुल सीधी रख दी है। अब सीधी प्लेट में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकल सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है सीधी, ये निकल रही है। अब इसका जो थीटा है वो कहाँ बनेगा, इसका थीटा इसकी पृष्ठ के लंबवत बनेगा, ये बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो थीटा है वो दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, तो देखो ये भी सीधा जा रहा है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीधी जा रही है, मतलब दोनों मिलके 0 डिग्री बना रहे हैं। थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है और यहाँ थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, क्योंकि देखो इसका पृष्ठ तो ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है तो 90 डिग्री, इसका पृष्ठ सीधा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीधी जा रही है, तो दोनों मिला के 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है। तो जब 0 डिग्री एंगल बनता है तो हमारा फ्लक्स कितना है, सबसे ज़्यादा फ्लक्स जाता है। देखो इस पृष्ठ में से कितना ज़्यादा फ्लक्स निकल रहा है, तो वो निकलता है EDS या फिर E डेल्टा S भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फ्लक्स हो गया। तो ये 2 टाइप हो सकते हैं, ठीक है, एक 90 डिग्री, एक 0 डिग्री।